गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत की खोज पुस्तक के पाठ तलाश के भाग भारत की विविधता और एकता को पढ़ेंगे। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल में। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़ रहे हैं। और ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से थे। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। है ना, हमने जो प्रश्नोत्तर किए थे उसमें उत्तर होगा तक्षशिला कितने वर्ष पुरानी सभ्यता है, तो 2000 वर्ष पहले। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थियां खिंचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता है। यह जानकारी बेहद हैरत अंगेज डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बनाए रखा। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इनकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी। उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और एक सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, विघटन मतलब तोड़ने वाले, बांटने वाले, उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। बस इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती, धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात साहित्य में से किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता है। जो लोग किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर बस गए थे, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर
विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रह रहे हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तान ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी नहीं माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब या ईरान किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म प्रमुख हो हिंदुस्तानी ही समझा जाएगा। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसी सोच नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती है। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँवों के बारे में, उन शहरों और कस्बों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु की जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है, विशाल नदियों और उसके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच कल कल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। नेहरू जी ने यहाँ ये स्पष्ट किया है बेटा कि भारतीय चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, यदि वो भारत से बाहर है तो उसे एक हिंदुस्तानी ही माना जाता है और भारत की तस्वीर लोग अलग अलग मन में सहेज के रखते हैं और जब वो जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जब वो भारत को याद करते हैं तो उस क्षेत्र की विशेषताएं उनकी आंखों के सामने आ जाती है। ओके बेटा।